Hello student, today we will discuss about the chapter number 2 and part number 5th. You already know that we are discussing the chapter number 2 in a series in which we are discussing about the question and answer. All the topics are converted in the form of question answers. These question answers are greatly helpful for the forthcoming 12th examination, either in CBSE or the Bihar board and other state board examination. So in this series, today we will discuss about the question number 17. The question number 17 is, what is pollen-pistil interaction? In previous slides, in previous videos, we have discussed approx 16 questions of the chapter number 2. One who is visiting, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया करके इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए प्रीवियस वीडियो को देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी नया वीडियोस आपको मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाएंगे। और आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल आपको विजिट करना है, आपको देखना है, आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, देन ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट pollen-pistil interaction. What is it? The all events from the pollen deposition on stigma until the pollen tube enters into the ovule, these all together events are known as pollen-pistil interaction. Means क्या हुआ कि pollen स्टिग्मा पर डिपोजिशन हुआ pollen ग्रेन का, वहाँ से जर्मिनेट होकर के pollen ट्यूब निकल करके और ओव्यूल में जो पहुँचता है, ओव्यूल में इंटर करता है, these all interaction, these all events are collectively known as pollen-pistil interaction. Correct? The pollen grains are received by stigma, as you know very well, of the pistils. It absorbs the sugary solution of the स्टिग्मा। ये स्टिग्मा पर जो भी सॉल्यूशन वाटर वगैरह होता है वो सबको एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है एंड फॉर्म pollen tube. The pollen tube grows its length towards the ovule present in the ovary. आप जानते हैं ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो वहाँ pollen tube धीरे धीरे ग्रो करके पहुँचता है और enters into the ovule. These are the events come under pollen-pistil interaction. Okay. उसके बाद ये आप इंग्लिश में आप देख लिया, उसके बाद ये सेम चीज़ आपका ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं, जिसका हिंदी वर्जन आपको ट्रांसलेट आपको मिलेगा, आप आसानी से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होना, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये मैन मेड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होगा, या फर्टिलाइजेशन मैन मेड होगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन या अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मैन द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हियर यू सी, मतलब आदमी की आवश्यकता और आदमी की जो इम्पोर्टेंस है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लांट्स को अगर पॉलिनेट करते हैं और नया वेराइटी लेते हैं, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फॉर दैट क्या करना है, तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज आर स्प्रेड। जो भी हमें पॉलन ग्रेन्स, जो भी डिजायरेबल क्वालिटी हमें चाहिए वो पॉलन ग्रेन पहले सेलेक्ट कर लेंगे, और जिस प्लांट में हम वो डिजायरेबल क्वालिटी या वह अच्छाई या वो अच्छी चीज़ें हमें ग्रो करानी है, वो उस प्लांट पर हम जो सिलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स है उसको हम स्प्रेड कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यह तब होता है जब हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करानी होती है। यू सी, दिस इज टेक्स प्लेस बिकॉज यह फिर क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है। दिस इज फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ओके, यू सी द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड इमास्कुलेशन। सबसे उसके बाद क्या करते हैं, इमास्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर रीबैगिंग करते हैं। तो दीज आर
द प्रोसेस। ओके, तो इमास्कुलेशन क्या है? इमास्कुलेशन जस्ट रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज द इमास्कुलेशन। ओके, बार बैगिंग क्या है? जब एंथर को हम हटा दें तो वहाँ पर ऑटोगैमी नहीं होगा, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो उसके ऊपर हमें प्लास्टिक का एक या बटर पेपर का एक ऊपर से लेयर देना होगा ताकि फर्दर कंटामिनेशन नहीं हो। दैट प्रोसेस नोन एज बैगिंग। ये लिखा ना, द बाइसेक्सुअल फ्लावर टू स्टॉप ऑटोगैमी। ओके, एंथर आर रिमूव्ड। आफ्टर दैट क्या होता है कि जब स्टिग्मा मैच्योर होता है तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लेकर के उस पर स्प्रेड कर देते हैं और फिर से उसको जो बटर पेपर है या पॉलीथीन का जो बैग है जो इमास्कुलेशन के बाद हमने लगाए थे वो फिर से लगा देते हैं ताकि फर्दर उसमें कंटामिनेशन नहीं हो। दैट इज नोन एज रीबैगिंग। ओके, बिकॉज there is no chances of contamination of pollen grains on stigma after desired pollination. Good. So emasculation takes place only in the case of bisexual. emasculation तब हम करते हैं जब केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो वहाँ पर इमास्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लेंगे। ओके, तो वहाँ पर केवल हम बैगिंग, अनबैगिंग या रीबैगिंग ही करते हैं। ये तीन प्रोसेस हमेशा रहेगा, चाहे वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। इन द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड ऑफ इमास्कुलेशन। माइंड इट, ये कहीं नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लेटेस्ट की हम लोग यहाँ पर question number 18 we have completed. Okay, then now go for Hindi version. You see here हिंदी वर्जन क्या है इसका, कृत्रिम संकरण करके है। आप इसको देख लेंगे आसानी से, बड़ा ही आसानी से हिंदी वर्जन में दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब फर्टिलाइजेशन डबल मीन्स क्या होता है? दो, तो फर्टिलाइजेशन दो बार होगा इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब उसमें तीन चीज़, थ्री आइटम्स विल फ्यूज। सिंपली अगर ये टर्म को एक्सप्लेन किया जाए तो इससे यही पता चलता है कि डबल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस टू टाइम्स, एंड ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा कि फ्यूजन ऑफ थ्री आइटम्स, देन इट इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। जस्ट तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है आंसर में कि जब पॉलन ट्यूब इंटर्स होता है कहाँ, ओव्यूल में, तो वहाँ पर वन ऑफ द सिनर्जिड सेल में इंटर होता है और वहाँ से रिलीज होते हैं मेल गैमिट, और वह मेल गैमिट एक मेल गैमिट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, जो उसमें से एक मेल गैमिट एग सेल के साथ मूव करते हैं, फ्यूज करते हैं, और दूसरा जो मेल गैमिट है वो जा कर के जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है वहाँ जा कर के फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके चूँकि या दो गैमिट जो दो जगह दो मेल गैमिट एक साथ दो न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करता है। एक आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया, दूसरा एक सेल के न्यूक्लियाई हुआ। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। करेक्ट। और वहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस होते हैं जो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, एन और एन होते हैं। ठीक है, वहाँ पर टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ अगर उसका फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमिट का, सी, तो क्या होगा, दो न्यूक्लियाई वहाँ से ऑलरेडी हैं और एक मेल गैमिट का न्यूक्लियाई मूव करके क्या बना दिया, एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया जिसको PEN का फॉर्म में देते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज PEN, तो आप अपना देखेंगे कि क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PEN लिखते हैं जो ट्रिप्लॉइड होता है। ये जो चूँकि फ्यूज़न करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ट्रिपल फ्यूज़न। ओके, हियर इन द टू स्टेप्स ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन, पहला सिनगैमी हो गया
और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक में होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज the two male gametes fertilize the two different nuclei, that is known as double fertilization. Double fertilization takes place only in flowering plants, केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ये कभी भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। ये हमेशा जो डबल फर्टिलाइजेशन होगा वो हमेशा से एंजियोस्पर्म में होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा। ओके, द टू पोलर न्यूक्लियाई टुगेदर फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n बना देता है और वही जा करके जब फ्यूज करता है तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फर्दर डेवलप करके प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल PEC बनाता है, जो कि आगे चल करके इंडोस्पर्म को डेवलप करता है। और जो जाइगोट बनता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग सेल, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वह जाइगोट एम्ब्रायो के फॉर्म में डेवलप होता है। करेक्ट। अब इसको हम लोग फर्दर आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये आपका हिंदी वर्जन है, ये क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदी वर्जन है, डबल इनिशिएशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। करेक्ट, आप इसको देख लेंगे, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो हम लोग PEC देखे हैं वो बार बार डिवाइड होकर के एक ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, जो टिश्यू बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल रखे रहते हैं जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान यूज होते हैं। और यह चूँकि इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और ये जो PEN होते हैं, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखें, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बना देते हैं। और इस तरह का जो डिवीजन होता है इसको कहते हैं फ्री न्यूक्लियर। इस तरह का जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसे फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है तो उसको सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं। जैसे कोकोनट वाटर जो हम लोग पीने का काम में लेते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिटिव होता है, एक्चुअली वो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाइज उसमें बने होते हैं, लाख्स ऑफ न्यूक्लियाइज होंगे। जो व्हाइट पार्ट आप देखते हैं वो आपका सेलुलर इंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड वाला पार्ट देखते हैं वो आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। कोकोनट में लिक्विड वाला पार्ट जो हम लोग पीते हैं वो आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, और जो खाते हैं जो चारों तरफ से गरी के फॉर्म में होता है, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग गरी यूज करते हैं, वो आपका जो सफ़ेद वाला भाग है उसको कहते हैं हम लोग सेलुलर इंडोस्पर्म। करेक्ट। तो ये आपका चैप्टर नंबर 20 हो गया, इसी का आपका ये हिंदी वर्जन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेंगे। करेक्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये देखिए हिंदी वर्जन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड क्या है इसके बारे में देखेंगे। ऐसा सीड जिसमें इंडोस्पर्म सीड डेवलपमेंट के बाद भी रहता है, या द सीड इन विच इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट इज नोन एज नॉन इंडोस्पर्मिक, और जिसमें रहता है उसको इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। द सीड इन विच इंडोस्पर्म इज फाउंड एज इंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। दिस इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इज व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट, कस्टर्ड, सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रख लेंगे। मतलब सीड डेवलपमेंट के दौरान अगर इंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाए तो उसको नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। करेक्ट। जैसे ग्राम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इसमें इंडोस्पर्म सीड डेवलपमेंट के दौरान ही कंज्यूम हो गया, ये बचा हुआ नहीं रहा, और जिसमें बचा हुआ रहे उसको कहते हैं अल्बुमिनस सीड या इंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, ओके। अब उसी का आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग हिंदी वर्जन देखें। ये आपका हिंदी वर्जन है जिसमें इंडोस्पर्मिक सीड और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में
स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसमें दिया हुआ कि विकास के दौरान जिस बीज में एंडोस्पर्म की खपत होती है उसे गैर एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन अल्बुमिनस सीड्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका मटर हो गया वगैरह वगैरह, चना हो गया, ये सब जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, अरंडी, नारियल वगैरह वगैरह वगैरह, सूरजमुखी वगैरह होता है। उसके बाद है कि देखेंगे व्हाट इज एम्ब्रायो एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो द एम्ब्रायो डेवलप्स एट ए जो माइक्रोपाइल होता है, आप देखेंगे ओव्यूल का 2 इंड होता है, माइक्रोपाइल एंड दूसरा चलाजा इंड। तो माइक्रोपाइल इंड पर जो डेवलपमेंट होता है, जो सिंगल सेल से डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रायो साइक का डेवलपमेंट होता है। वहीं पर जाइगोट का भी डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट डिवाइड्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म्स बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। अब क्या होता है ना कि जाइगोट का डेवलपमेंट तब स्टार्ट होता है जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि जाइगोट के डेवलपमेंट में काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है। दैट एनर्जी will be driven out from the endosperm actually. That's why the development endosperm takes place at first, followed by the development of the zygote and formation of embryo. तो एम्ब्रायो जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन में जो स्टेप्स देखे हैं, पहला होता है ग्लोबुलर, फिर होता है हार्ट शेप्ड, फिर होता है मैच्योर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रायो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मोनोकॉटिलेड एम्ब्रायो और दूसरा होता है डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रायो। मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रायो में क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन्स होते हैं, यहाँ पर है, और जो डाइकॉट होता है उसमें कितने होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। और उसी का आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हिंदी वर्जन हो गया। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के लिए इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को समझा होगा, इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, और जो लोग पहली बार, फिर से मैं बोल देता हूँ, पहली बार जो आए वो इस सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, और ये जितने मटेरियल्स हैं वो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों के बीच में इसकी चर्चा करें, लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर आ सकें। ये हम आपकी सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।